हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी। चलिए क्लास 9th के बच्चों के लिए आज मैं एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। गैसियस स्टेट और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चलो इससे पहले मैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। सॉलिड्स लिक्विड्स में जो स्टेट है, सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड कोई भी सब्सटेंस यदि लिक्विड स्टेट में है तो उसका कारण क्या है। तो दो बातें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, इसलिए वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी मिनिमम दिखाते हैं। पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, इसके अलावा ना तो वो रोटेट कर सकते हैं ना ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, आगे पीछे हिलते डुलते हैं। ठीक है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होते हैं, थोड़ा गैप भी होता है पार्टिकल्स के बीच में, खाली जगह होती है और वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं इधर उधर। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड स्टेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इवेपोरेशन के बारे में बात की। तो इवेपोरेशन क्या होता है आप सभी को पता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, है ना। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। ठीक है। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, विंड वेलोसिटी, हवा की गति का प्रभाव इवेपोरेशन पे क्या पड़ता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का थर्ड वीडियो। और उसके अलावा स्वेटिंग, जब पसीना आता है तो उससे कूलिंग फील क्यों होती है, भाई वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल, मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया आपको। गर्मियों में हम सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ पहनना क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो वो सारा आपको बड़ा मज़ेदार तरीके से आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। आज चलिए हम गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। गैसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना गैसेस के तो काम चल नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट तो प्राणवायु है ना, लाइफ एयर, जिसको हम एयर बोल देते हैं, ऑक्सीजन गैस, जिससे कि हम ब्रीदिंग में मतलब मेन कंपोनेंट है। वैसे तो पूरा एयर अंदर जाता है तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हवा में वो सब जा रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन उसमें से हम जो एक्सचेंज करते हैं वो सिर्फ क्या होता है, एयर जो अंदर गए उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग्स के थ्रू एयर एटमॉस्फेयर में आता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जिस तरफ गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम प्रेशर की तरफ, या लो कंसनट्रेशन में कह दूँ, प्रेशर जहाँ ज़्यादा है वहाँ उसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो जहाँ गैस ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ फैल जाती है, इसको हम डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। हाँ, एक दो बच्चों ने बार बार मेरे से पूछा है कमेंट सेक्शन में कि सर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, तो मैं एक बार आपको बता दूं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में क्या है। सिंपल सा है, देखो वहाँ पे R1/R2 ये है रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द टू डिफरेंट गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस, या डेंसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। R1 क्या है, जैसे मान लो कोई गैस 1 है और गैस 2 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, उसकी फैलने की स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सेकंड गैस, ये किसके इक्वल दिखाएंगे हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस। ध्यान रखना, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने पूछा था उनको आंसर मिल जाना चाहिए कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है गैसेस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस, या डेंसिटी के भी दिखा सकते हैं। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न होता है। चलो हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो अपना सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑन कर लें। चलिए, तो गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। बेटा क्लास 9th में आप लोग हैं और अभी आपको अपना फ्यूचर गोल भी डिसाइड करना होता है साथ साथ, कि आपको NTSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो सबसे पहला एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, NTSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आफ्टर उसके बाद आप जब 10th के बाद 11th 12th करते हैं,
उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, IIT JEE का एग्ज़ाम देके और अपनी लाइफ में क्या आपको बनना है, डॉक्टर लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डिफेंस में जाना है, NDA क्वालिफाई करके आपको देश सेवा करनी है, जो भी व्हाटएवर मे बी योर गोल, तो आपको डिसाइड लेकिन ज़रूर करना चाहिए। और डेली अपनी एक डायरी लगा लें, उस डायरी में रोज़ लिखें कि आज पूरे दिन में सुबह उठने के बाद और सोने से पहले मेरा ये काम है मेरे टारगेट से रिलेटेड, और नेक्स्ट डे जब फिर दोबारा से उसको लिखें मॉर्निंग में, तो प्रीवियस डे का ज़रूर एनालिसिस करें कि पिछले दिन का जो टारगेट्स थे हमारे छोटे छोटे टारगेट्स वो पूरे हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो पहले उनको करें और फिर अगले दिन नींद कम करें, अपना जो भी डेली एक्टिविटीज़ का काम आपका टाइम है उसको कम करके पहले अपना टास्क पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। यदि आप ऐसा इस तरीके से चलोगे तो ज़रूर डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज में फर्स्ट शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो गैसेज का दोनों ही चीज़ें इनडेफिनेट है ना, शेप भी उनकी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। कारण क्या है, आपको पता है कि वहाँ पे नेग्लिजिबल जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इसलिए जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। कोई भी पार्टिकल यहाँ है तो इधर भी जा सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, दूसरा इधर जा सकता है, तीसरा इधर जा सकता है। हर पार्टिकल के पास फ्रीडम है कि जहाँ, क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पर नहीं लग रहा, तो जिस पार्टिकल का जिस तरफ मन करे उधर वो जा सकता है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि गैसेस का शेप और वॉल्यूम इनडेफिनेट होते हैं, दोनों ही चीज़ें। जिस कंटेनर में उनको रखेंगे उस कंटेनर को पूरा भरेंगे वो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि वाई गैसेस ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देम, कि उनको जितना वॉल्यूम मिलता है उस पूरे में फैल जाते हैं। तो उसका रीज़न हम क्या देंगे, ड्यू टू नेग्लिजिबल या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, फ्री होते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर फ्री टू मूव ड्यू टू वेरी 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 लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए जितनी जगह मिलेगी पूरे में फैलेंगे। ठीक है, पूरे पे कब्जा कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी फिर डेंसिटी की बात आती है भाई। डेंसिटी, भी डेंसिटी क्या है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं ना। तो अब हमें ये तो देखो, मास तो फिक्स रहेगा, और यदि हमने 1 किलोग्राम गैस का लिया तो वो तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन उस 1 किलोग्राम को आप छोटे सिलेंडर में भी भर के रख सकते हो। इसको इस चीज़ से बड़े कंटेनर में डालेंगे तो भी वो पूरे में फैलेगा, यदि और बड़े कंटेनर में डालेंगे तब भी वो पूरे के अंदर फैलता जाएगा। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ भी 1 kg गैस है, यहाँ भी 1 kg गैस है, यहाँ भी 1 kg है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर डेंसिटी क्या आएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सीधा सा है, डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और गैसेज की डेंसिटी यदि लिक्विड से या सॉलिड से कंपेयर करें तो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेम मास, जैसे 1 किलो सॉलिड लें, 1 kg हम लिक्विड लें और 1 kg कोई गैस लें, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, कम जगह घेरेंगे, उनका वॉल्यूम कम रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा सॉलिड से, और गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए डेंसिटी उनकी कम रहेगी। चलिए, तो डेंसिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से हाई होता है, देयर MP एंड BP इज हायर देन रूम टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर उनका, एक मिनट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर, लोअर देन रूम टेम्परेचर। उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है, इसीलिए वो गैसियस स्टेट में है।
समझ रहे हो। यदि उनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता तो फिर वो लिक्विड स्टेट में होते, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, गैसीय स्टेट में नहीं होते। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं, इवन इतने कम कि रूम टेम्परेचर से भी कम होते हैं। कमरे का जो तापमान होता है ना हमारा, नॉर्मली हम रूम में बैठते हैं वहाँ का तापमान, उस तापमान पे भी ये गैसीय स्टेट में है, मतलब उड़ गए, पिघल गए, उड़ गए, ईजी है, ठीक है। कारण वही आएगा, ड्यू टू वेरी 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 वीक या नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है भाई, पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी। सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तो आप समझते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक पीस ऑफ क्लॉथ है, इसको यदि मैं दबाता, अभी थोड़ा फैला हुआ है ना, ऐसे है, अभी इसको थोड़ा सा यदि मैं प्रेशर लगाता हूँ तो ये सिकुड़ जाता है, थोड़ा और साइज़ में कम हो गया। इसी तरह से गैसेस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। कारण क्या है, जैसे मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन मान लेते हैं हम, पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर फैले हुए, इनके बीच में खाली जगह अब ज़्यादा दिखा रहे हैं। सेम यही चीज़ कि यहाँ ये था, अब इसी कंटेनर को यदि मैं इस पिस्टन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ या वेट रख दिया मैंने, W1 वेट इस पर रख दिया, तो प्रेशर लगा नीचे की तरफ, क्या लगा भाई, W1 वेट से प्रेशर लगा, और जब प्रेशर लगा तो ये नीचे खिसक गया, और जब ये नीचे गया तो क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह ज़्यादा थी वो क्या होगी, अब कम होगी, पास पास आ गए। समझ रहे हो आप, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि वॉल्यूम को हमने कम कर दिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से जब प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, गैसेज सिकुड़ जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो आप इजीली कह सकते हो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। रीज़न उसका कि वहाँ पार्टिकल्स जब नॉर्मली जब प्रेशर कम है उस समय पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, दूर दूर तक फैले हुए हैं, और जब उस पर प्रेशर लगाएंगे तो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, आप घर में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये एक लिक्विफाइड गैस बोल रहे हैं ना इसको हम। तो बहुत हाई प्रेशर लगाया हमने और उस गैस को हाई प्रेशर पे उस थोड़े से वॉल्यूम के अंदर भर दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास आ गए, कंप्रेस हो गए, कंडेंस हो गए और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ करेंगे, इसको निकलने का रास्ता मिलेगा तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है वापस, ठीक है ना, पार्टिकल्स फिर वापस दूर दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हीटिंग और कूलिंग का इफ़ेक्ट। हीटिंग या कूलिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गैसेज पे, बहुत आसान है, आपके दिमाग में आ भी गया होगा शायद। जैसे मैंने बोला कि इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, तो सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा और चलना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग। तो पहले हीटिंग की बात कर लूँ एक बार में। देखो मैं समझा रहा हूँ, नोट्स आप बना लेंगे खुद। और नोट्स कभी भी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी बहुत लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाने चाहिए। पढ़ो, समझो, मेमोराइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, और फिर जितने शॉर्ट नोट्स हो सकें, माइंड मैप बनाइए, है ना, कॉन्सेप्ट ट्री बनाइए, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स याद रखने की ट्रिक्स वगैरह उनके थ्रू आप याद रखिए, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और मज़ा भी आता है, याद भी रहता है। गैसेज एक्सपेंड, गैसेज क्या करेंगे भाई, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम मान लो कोई, आप करके देख सकते हैं, मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गैस है, यदि इस गैस को हीट करेंगे आप, इसको क्या करें हम, हीट करें, हीटिंग करें, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा ताकत से धक्का मारेंगे जाके, और पिस्टन बाहर निकल जाएगा, यानी कि गैस फैल जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब हीटिंग करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और ज़्यादा गति से, ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो दीवारों पर टक्कर मारेंगे, जिसकी वजह से वो फैलेगा। गर्मियों में जो व्हीकल्स के टायर हैं, टायर में जहाँ पे एयर फिल करते हैं ना, हवा भरते हैं ट्यूब में,
तो गर्मियों में हवा का प्रेशर थोड़ा कम रखना चाहिए। कारण क्या है कि जब गाड़ियाँ चलती हैं फ्रिक्शन होता है रोड पे, टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, हीटिंग होती है, और हीट से वो जो गैस उसमें है टायर में, हवा जो है उसके पार्टिकल्स की ताकत बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो यदि गैस ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से टायर्स ब्लास्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं। इसलिए गर्मियों में थोड़ा सा हवा कम होनी चाहिए टायर्स में, क्योंकि जब वो और ज़्यादा गर्म होंगे तो फिर गैस एक्सपेंड करती है और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद कूलिंग का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसका रिवर्स कर देंगे। जैसे मान लो कि कोई गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है ना, और जब उसको हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, मान लो एक बीकर में रख दिया इसको, इसके चारों तरफ आइस क्यूब्स लगा दिए हमने। क्या लगा दिए भाई, आइस। तो उससे जब कूलिंग होगा तो फिर क्या हो जाएगा, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी वो कहाँ चली जाएगी, उस आइस में चली जाएगी, आइस पिघलेगी, वो एनर्जी लेगा उस कंटेनर से, गैस से। तो जैसे जैसे गैस पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ेगा और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी गैसेज कंप्रेस होंगी या सिकुड़ जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कूलिंग और हीटिंग का इफ़ेक्ट यही रहेगा। कूलिंग से गैस पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आएंगे, हीटिंग से गैस के पार्टिकल्स दूर भागेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर समझ में आ गया होगा सभी को। सर्दियों में थोड़ा सा हवा ज़्यादा होनी चाहिए टायर्स में, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, गैस सिकुड़ती है। ठीक है, गर्मियों में कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न इन गैसेस। तो गैसेस में डिफ्यूज़न होता है, खूब अच्छे से होता है डिफ्यूज़न। आप देख सकते हैं कि कोई परफ्यूम जैसे स्प्रे कर दें किसी एक कॉर्नर पे, घर में किसी एक कोने में, अब दूर चले जाएं, या तो कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक भी उसकी स्मेल पहुंचेगी। किचन में खाना पक रहा है, सब्जी बनाई जा रही है, तो उसकी खुशबू हमारे पूरे घर तक या दूर तक, पड़ोसियों तक फैल जाती है ना, नेबर्स तक। कैसे हो रहा है ये गैस के पार्टिकल्स जो जहाँ पे वो ज़्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ वो फैल रहे हैं, इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ध्यान रखना, डिफ्यूज़न बहुत आसान वर्ड है। डिफ्यूज़न का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ फैलना, ज़्यादा से कम की तरफ चलना, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है ना। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का जैसे मैंने जिक्र किया था अभी, कि गैसेज के फैलने की जो स्पीड है, तुलना करें 2 गैस 3 गैसेज में, तो गैसेज के जो फैलने की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास या डेंसिटी। चलिए, तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन तो आप बता ही देंगे। अब गैसेज में डिफ्यूज़न बहुत हाई स्पीड से होता है। इन गैसेज डिफ्यूज़न takes place with high speed due to, कारण क्या है अभी वहाँ पे, weak intermolecular forces of attraction, due to very weak intermolecular forces of attraction। ठीक है भाई, कर लेंगे आप सभी। तो आसान है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डेली लाइफ में, जैसे मैंने अभी बताया था ना। तो आप इस तरह से डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो। गैसेज में डिफ्यूज़न इजीली होता है, बहुत अच्छे से होता है, तेज़ गति से होता है। कारण वही है कि यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और कब तक डिफ्यूज़न होता रहेगा, जब तक कि पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे मान लो कि हम दिखाएं कि 2 हमारे पास सिलेंडर हैं, इस तरह से मान लो इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसमें गैस A है, इधर गैस B है। यदि यहाँ पे वाल लगा हुआ है तो तब तक तो क्या होगा, गैसेस अलग अलग रहेंगी। ठीक है, इधर A इधर B। लेकिन जैसे ही हम वाल ओपन करेंगे, यदि वाल को ओपन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन, इधर से गैस B इधर आएगा और गैस A उधर जाएगा, इस यहाँ से इस रास्ते से ना, ये इधर जाएंगे, इधर आएगा। और कब तक चलेगा ये, जब तक दोनों तरफ इनकी मात्रा, इनकी जो कंसंट्रेशन, इनका अमाउंट हो इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। डिफ्यूजन विल टेक प्लेस या डिफ्यूजन टेक प्लेस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। वैसे डायनेमिक होगा वो, कुछ पार्टिकल्स इधर आते रहेंगे, कुछ उधर जाते रहेंगे, लगातार ऐसा चलता रहेगा
लेकिन उसके बाद फिर कोई चेंज आना मतलब हमें ऑब्जर्व नहीं होगा कि भाई हाँ हो भी रहा है, तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा या दोनों तरफ कंसंट्रेशंस बराबर बराबर ना हो जाए। जैसे इधर ए और बी के पार्टिकल्स का नंबर इक्वल हो जाए, इधर भी ए और बी के पार्टिकल्स का नंबर बराबर बराबर हो जाए, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। ठीक है भी, चलिए इसके बाद कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस या वेपर्स की बात करते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, है ना। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। तो कंडेंसेशन ऑफ गैसेस में हम क्या बताएंगे कि भाई कंडेंसेशन के अंदर जो गैसेस पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब हाई काइनेटिक एनर्जी उनकी है ना, तो यदि उन पे बाहर से प्रेशर लगाया जाए या फिर उनको कूल, दो तरीके हैं, या तो उन पे प्रेशर अप्लाई करो तब वो पास आ सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, या फिर उनकी जो थर्मल एनर्जी है ना, टेम्परेचर हम कम करें, उनको कूल करें, उसको ठंडा करेंगे तो भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब वो पास पास आ सकते हैं। तो कंडेंसेशन के दो ही तरीके हैं, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर या फिर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कूलिंग। ठीक है भाई। तो आपने देखा होगा, जैसे वाटर को देखा होगा, आइस, हम किसी भी बीकर में आइस डाल के रख देते हैं। भाई क्या डाल दिया हमने? आइस क्यूब्स डाल दिए, मान लो इस तरह से दिखाएं हम, आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है भाई। तो अभी क्या होता है, इस कंटेनर के चारों तरफ, बाहर की तरफ आपने देखा होगा एयर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की बूंदें चिपक जाती हैं। ये कहाँ से आती हैं? आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रखा हो या फ्रिज में से बहुत ठंडा पानी की बोतल निकाल के और उसको रखा हो, और तब आपने देखा होगा कि भाई जो गिलास है या बोतल हमारी है उसके चारों तरफ पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? बताइए मुझे, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? देखो होता क्या है कि एयर के अंदर मॉइस्चर है, हवा जो हमारी है उसमें गैसेज है, उसके साथ वाटर भी गैसेस फॉर्म में, जिसको हम वेपर्स बोल देते हैं, भाप बोल देते हैं। तो पानी घूम रहा है, पानी है। प्रूफ चेक करना चाहो तो आप कभी सर्दियों में, विंटर्स में भी वो चीज़ होती है, समर में भी होती है, लेकिन गर्मियों में क्या है कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर की एयर का टेम्परेचर भी लगभग हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो फिर एकदम से कंडेंसेशन नहीं होता है। आप सर्दी के मौसम में शीशे, आपका जो मिरर है उस पर एयर आप सांस छोड़ें तो सामने आप देखोगे उस पर आपको भाप एक प्रकार से वो है ना, लगता है कि जैसे धुंध जमा हो गई हो ना, ऐसा दिखता है ना, पानी की ड्रॉपलेट्स चिपक जाती हैं। वो चीज़ लगातार अब भी हो रही है, जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तब भी मैं एयर के साथ, गैसेस के साथ वाटर वेपर्स छोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, ठंडे मौसम में दिख सकता है। वो पानी जो हवा में घूम रहा है वो जैसे ही इस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? ठंडा होगा। वो जो पानी गैसेस फॉर्म में एयर में घूम रहा है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा ठंडा होगा, और ठंडा होते ही क्या होगा? वो नज़दीक नज़दीक आएंगे पार्टिकल्स और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड की छोटे छोटे ड्रॉप्स यहाँ पे चिपक जाती हैं। इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता जो आप सभी ने देखा है या घर पे आज ही करके देख सकते हो। ठीक है, चाहे आज से 100 साल बाद भी कोई वीडियो देखेगा मेरा, मैं नहीं रहूँगा लेकिन ये वीडियो तो यूट्यूब पे रहेंगे, तो 100 साल बाद भी कोई देखेगा तो भी ये एग्जाम्पल उसके लिए रिलीवेंट है ना। वी कैन ईजिली चेक कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल व्हेन वी पुट द कोल्ड थिंग्स या cold item, any cold item and any substance which have very low temperature, after some time water droplets or air water droplets will stick with the on the outer surfaces, बाहर वाले surfaces पे। उसका कारण क्या है? कंडेंसेशन है। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब गैस के, कोई भी गैस है चाहे लिक्विड, कोई भी लिक्विड गैसेस स्टेट में है ना, तो गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स का ठंडा होना या उन पे प्रेशर लगने के कारण नज़दीक नज़दीक आके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, अभी कर लेंगे आप लोग, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत आई तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। देखो गैसेस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं? मान लो ये एक कंटेनर है, वैसे आपने देखा है व्हीकल्स में जो गाड़ियों के अंदर टायर में हवा फिल करते हैं, एयर भरते हैं, या आपने बैलून फुलाया, गुब्बारा फुलाया होगा सभी ने,
तो क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव करते हैं। मान लो मैं कुछ गैसियस पार्टिकल्स डॉट डॉट लगा के दिखा रहा हूँ, ये गैस के पार्टिकल हैं। अब इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, कोई माँ बाप इनका रिश्तेदार नाते हैं, लेकिन ये किसी की मानते नहीं, सब बिगड़े हुए हैं, बिगड़ी औलाद है ना, बेवड़े हैं सारे। ठीक है भाई, तो ये पार्टिकल मान लो तेज आके यहाँ टकराया, अब यहाँ टकरा के वापस मुड़ जाएगा, इधर जाके उधर टकराएगा, कोई पार्टिकल इधर टकरा रहा है, कोई यहाँ टकरा रहा है, लेकिन सभी लगातार क्या होते हैं, बाउंस बैक होते रहते हैं, कोई वापस इस तरह से। समझ रहे मेरी बात? तो कंटिन्यूसली जिस कंटेनर के अंदर इस मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट को रखेंगे, तो गैस के पार्टिकल्स लगातार, वो कोई भी बर्तन है, चाहे वो कोई सिलेंडर है, चाहे कोई ट्यूब है, चाहे गुब्बारा है, या जैसे अभी ये हमने कैसे किया, तो अंदर से, अंदर जो हवा थी हमारी, उसको यहाँ मुंह में ले आया और वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है कि वो जो एयर के पार्टिकल्स है वो उन वॉल्स पे टक्कर मारते हैं, धक्का मारते हैं जाके, और जब धक्का मारेंगे तो वो फैलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ड्यू टू द कंटिन्यूस कॉलिजन्स ऑफ गैसियस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स, थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके बीच में लिख लेना चाहिए। ड्यू टू द कंटिन्यूस कॉलिजन्स, टक्कर्स ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। ठीक है, लगातार टकराते हैं, लगातार धक्का मारते हैं, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और अब टेम्परेचर का, जैसे मैंने अभी बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यदि हम गर्म करें किसी भी कंटेनर को जिसमें गैस भरी हुई है, यदि उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और तेज़ स्पीड से जाके धक्का मारेंगे, जितना ज़्यादा स्पीड से धक्का मारेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। यदि इसको कूल करें तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो थोड़ा धीरे धीरे सुस्ती में आ जाएंगे, वो सुस्ताने लग जाएंगे, और आलस में जाके धक्का मारेंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या होती है, ATM से लिखते हैं, जैसे हम ना ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या पास्कल में भी लिख सकते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू इतने पास्कल होता है, ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, अभी आप लोग सभी एक काम करेंगे, कंपैरिजन। मैंने तीनों स्टेट्स के 3 अलग अलग वीडियो बना दिए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट्स के कंपैरिजन आप खुद करेंगे, तीनों स्टेट्स के जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कंपैरिजन आप करके एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम दिखाएंगे अलग अलग कि कंप्रेसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, फ्लूइडिटी में क्या है। गैसेस तो हाईली फ्लो बहती हैं तो फ्लूइडिटी इनकी बहुत हाई होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है, थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो तीनों स्टेट्स का आपस में कंपैरिजन आप करके देखेंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। चलिए, थैंक यू।